जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाली है वो है चैनल सुयश जी का, जिन्होंने ये वीडियो डाली है। और ये वीडियो आधारित है जो कि हमारे देश के एक राज्य की राजधानी में घटित हुआ है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो उसी की सारी स्टोरी पर बेस है ये वीडियो, और इस स्टोरी में काफ़ी बातें क्लियर की गई हैं और काफ़ी कुछ A to Z शुरुआत से लेकर आखिरी तक अभी तक क्या रहा है, केस का इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, वो सारी बातें इस स्टोरी में क्लियर अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि आप सब ये वीडियो पूरा देखें और लास्ट में इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भेजें, क्योंकि जो हमारी बहन है उसको जस्टिस मिल सके। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल के एक महिला डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, रेप होता है और उसके बाद उनका मर्डर हो जाता है। विक्टिम की हालत ऐसी कर दी गई थी कि उनकी आंखों से, मुंह से, हाथों से और प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। तो हादसे की रात विक्टिम की 36 घंटे की एक ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें उनको कंटिन्यूअस डे एंड नाइट हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। मतलब डॉक्टर की लाइफ सच में बहुत ही डिफिकल्ट होती है, क्योंकि खाना पीना रहना पूरा टाइम उनको पूरा दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है। यहाँ तक कि नहाना और फ्रेश होना भी उन्हें हॉस्पिटल में ही पड़ता है। और वैसे ही उस दिन भी अपनी पूरी 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो अपने 4 कलीग्स के साथ डिनर कर रही थी। और 8 अगस्त की रात को वो सब नीरज चोपड़ा का ओलंपिक मैच देख रहे थे। और फिर जैसे ही सबने डिनर कर लिया तो जो उनके 4 कलीग्स थे वो तो अपनी ड्यूटी पे चले गए, लेकिन विक्टिम डॉक्टर इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद वहीं सेमिनार हॉल में आराम करना चाहती थी, तो इसलिए वो वहाँ पे सो गई। उसके बाद ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो जो आरोपी है संजय रॉय, वो एंट्री लेते हैं सेमिनार हॉल में 4 बजे के करीब। और जो आरोपी संजय रॉय है वो एक सिविक वॉलंटियर है पुलिस वेलफेयर बोर्ड में। और अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पुलिस में ज्वाइन होते हैं, कि कोई परमानेंट नहीं होते। और जो परमानेंट पुलिस ऑफिसर्स को फैसिलिटी मिलती है वो इन लोगों को नहीं मिलती है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट में या फिर कोई डिजास्टर हो जाता है तो वहां पे इन लोगों की मदद ली जाती है। और सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि जो ये आरोपी संजय रॉय है, इसको उस हॉस्पिटल में कई सारे डिपार्टमेंट में जाने का एक्सेस था। तो बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो आरोपी है वो सेमिनार हॉल में गए और विक्टिम डॉक्टर का ब्रूटली रेप किया और उसके बाद मर्डर कर दिया। फिर कुछ 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी वहां के ऑफिशियल्स को मिली, लेकिन अभी भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि सबसे पहले उस बॉडी को किसने देखा था। अब इसके बाद कायदे से सबसे पहले विक्टिम डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए और उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। लेकिन इस इंसिडेंट की जो खबर थी वो उनके पेरेंट्स को 10:30 बजे मिली। और उसमें भी स्टार्टिंग में ये बोला गया कि आपकी बेटी काफी बीमार है। और जब कंटिन्यूअस पेरेंट्स कॉल करने में लगे हुए थे तब ये बताया गया उन्हें कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। फिर उस टाइम उनकी फैमिली में जितने लोग थे और आस पड़ोस के लोग थे वो सब कॉलेज गए और वहां पे उन लोगों को 3 घंटा वेट कराया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। विक्टिम के पेरेंट्स इतना रो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमें अपनी बेटी को देखने दो, लेकिन उनको 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। उसके बाद जब पेरेंट्स ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो ये मतलब शब्दों में बोलना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं इस चीज को कैसे बताऊं, एक्सप्रेस करूं। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स थे वो यही कह रहे थे कि जो विक्टिम है उसने सुसाइड किया है। और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उन्होंने तो मीडिया में ये भी बयान दे दिया था कि जो विक्टिम है उनको साइकोसिस नाम की एक बीमारी है, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया है। तो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के इतना बड़ा फैसला देना मीडिया के सामने, ये मतलब समझ से बाहर है कि वो जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्यों बोला। लेकिन उसके बाद जब ये खबर पूरे कॉलेज में फैली और पूरे कोलकाता के मेडिकल कॉलेजेस में फैली, तब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो थोड़ा सतर्क हुआ और फिर उनकी बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो सब रिपोर्ट्स देख के एकदम शॉक्ड थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था, बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया गया था। उनका एब्डोमेन, राइट हैंड, लिप्स बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थे और यहाँ तक कि उनका जो कॉलर बोन था वो एकदम क्रश हो रखा था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद तो ये साफ हो गया था कि ये कोई भी सुसाइड नहीं है और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उसके बाद हॉस्पिटल का जब सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ तो वहाँ पे जो आरोपी है संजय रॉय, वो करीबन 4 बजे हॉस्पिटल में जाते हुए दिखे और करीबन 6 बजे वो हॉस्पिटल से बाहर आते हुए दिखे। और फिर शक संजय रॉय पे तब हुआ जब उनके कानों में एक ब्लूटूथ हेडसेट लगा हुआ था, जो कि बाद में विक्टिम डॉक्टर की बॉडी के पास वो ब्लूटूथ हेडसेट मिला। और फिर उसके बाद बहुत ही आसानी से संजय रॉय ने अपना जो गुनाह था वो कबूल कर लिया। पुलिस को सारा बयान दे दिया कि ये सारी की सारी जो करतूत थी वो मैंने ही करी थी। लेकिन संजय रॉय ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया था जहाँ पे ये पता चले कि उसका रीजन क्या था ये सब करने का। तो फिर इसीलिए जो विक्टिम की बॉडी थी उसको ढंग से
एग्जामिन किया गया और फिर जब रिपोर्ट्स आई तो सब हैरान हो गए थे, क्योंकि विक्टिम डॉक्टर की बॉडी से इतना सारा सीमेन निकला था कि अगर एक इंसान 3-4 बार भी इजैकुलेट करे तो इतना सारा सीमेन उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, 3-4 घंटे के टाइम ड्यूरेशन के बीच में इतना सारा सीमेन एक इंसान नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो इस चीज को देखते हुए साफ पता चल गया था कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये एक गैंग रेप है। फिर ये जब खबर सबको पता चली तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, सबसे पहले तो उन्होंने रिजाइन दिया, और जो आरजीकर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ था वो सारे के सारे प्रोटेस्ट पे आ गए। उसके बाद धीरे धीरे जो कोलकाता के और भी मेडिकल कॉलेजेस थे वो सब भी प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे आ गए थे। और जिस सेमिनार हॉल में इतना बड़ा हादसा हुआ था, मर्डर के 5 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी सेमिनार हॉल से करीबन 20 मीटर दूर एक कमरा है और उस कमरे को एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ देता है और ये नाम देता है कि वो वहां का रेनोवेशन कर रहे हैं। और जब कॉलेज में इतना बड़ा कोई हादसा हो रखा हो, इतना बड़ा केस चल रहा हो, तो कोई कैसे रेनोवेशन के बारे में सोच सकता है। तो इस चीज से भी एक चीज साफ हो जाती है कि जो हॉस्पिटल के लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमारे जो उत्तराखंड की बेटी है अंकिता भंडारी जी, उनके केस में भी सिमिलर ऐसा ही चीज हुई थी। जब अंकिता भंडारी की बॉडी पुलिस को बरामद हुई थी तो उसके कुछ घंटों बाद जो उत्तराखंड की मौजूदा सरकार थी उन्होंने उस रिजॉर्ट को तोड़ने का फैसला किया जहां पे अंकिता भंडारी काम करती थी। और इस चीज पर उत्तराखंड सरकार ने यह सफाई दी थी कि जो रिजॉर्ट था वो इलीगली बना हुआ था, तो जो पार्ट रिजॉर्ट का इलीगल बना हुआ था उसको हम तोड़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो गैंग रेप बताया जा रहा था उसमें से सिर्फ एक संजय रॉय ही पकड़ा गया है और बाकी जो अदर गैंग है उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। और साथ में अभी तो एक न्यूज़ और मिली है कि जो आरजेकर कॉलेज के जो प्रिंसिपल ने रिजाइन दिया था उनको अब कोलकाता के किसी और कॉलेज में दोबारा प्रिंसिपल बना दिया गया है। तो ये सब क्या चल रहा है ये समझ से बिल्कुल बाहर है। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करेंगे और इस केस में अगर आगे फ्यूचर में जो भी अपडेट मिलेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय लिखें जो आपके मन में चल रहा है, जो आप लोग बताना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो और आप लोगों ने देखा और जाना कि इस केस की मिस्ट्री जो है वो कहां से कहां तक पहुंची है। बात करें लोकल पुलिस की तो हाँ कुछ कमियां हैं, कुछ लापरवाहियां हैं जिससे उनसे केस लेके सीबीआई को सौंपा गया। आप लोग तो अच्छे तरीके से वहाँ की स्थिति से वाकिफ़ होंगे, तो जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों ने वीडियो में देखा कि केस को कहाँ से कहाँ ले जाया गया और पुलिस ने क्या उसका भूमिका रही है उस केस में। और मैं कोई एक स्टेट की पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट में यही हालात हैं कि भाई जब कोई इस तरीके से केस होते हैं तो मैं सब पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद लोग ऐसे हैं जो आरोपियों को बचाने में उनका हाथ रहता है। पैसे लेके आरोपियों को बचाते हैं और पैसे ही लेके निर्दोष को फंसाते हैं। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हर जगह के हालात यही हैं। इस सिस्टम को अगर जब तक नहीं बंद किया गया तब तक आसानी से कोई भी केस सॉल्व होने में दिक्कत होती है और होगी। दोस्तों मैं पुलिस की बात इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, लोकल के लोग थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे इस केस के लिए। आप देख सकते हैं कि 14 अगस्त की बीती रात को जिस तरीके से वहाँ अनजानी भीड़ ने उन पर हमला किया और उस अस्पताल पर अटैक किया और सारे सबूत मिटाने की कोशिश की, तो क्या वहाँ के पुलिस को ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी? अगर नहीं भी थी तो आप इसे रोक सकते थे, लेकिन कोलकाता की पुलिस इसे रोकने में सक्षम नहीं रही। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आज की डेट में हम लोग संवैधानिक तरीके से अपने देश में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं किसी के लिए? अगर कर सकते हैं तो आप लोगों ने जिस तरीके से देखा होगा भीड़ ने उन पर अटैक किया है, अस्पताल पर अटैक किया है, तो क्या ये संवैधानिक है? ये इस मामले में पुलिस को वहाँ सुरक्षा करनी थी, लेकिन भाई पुलिस ने, वहाँ लोकल पुलिस ने नहीं की। और दूसरी तरफ जब से सीबीआई को ये केस सौंपा गया है तब से थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि हाँ इस केस में हमें न्याय मिल सकता है और मिलना चाहिए, अगर इस देश के संविधान, इस देश के कानून को बचाना है तो। और दोस्तों चलते चलते मैं आप सभी को ये चीज़ें बता दूं कि अगर इस केस में कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको कोई वीडियो लाकर ज़रूर शेयर करूंगा, आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद,